फ्रेंड्स, आपका स्वागत करते हैं अपने इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से 1738-39 तक आते आते इंडिया पे फॉरेन इन्वेजन शुरू हो गए थे। और इसके अलावा हम ये भी देख चुके थे कि इस वक्त तक मुग़ल सत्ता का जो इकबाल था और उसका जो निज़ाम था वो बुरी तरीके से डोल चुका था और वो किसी तरह से अपने आप को सरवाइव करने के लिए अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा था। अब इसी में क्या होता है कि आगे चल के हमें जो मुग़ल सूबे रहते हैं उसमें से कुछ नए नए राज्य स्वतंत्र होकर हमें निकलते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा सा कल जिक्र भी कर चुके हैं। आज हम उन्हीं स्वतंत्र राज्यों के बारे में हम बताएंगे। इसके अलावा हम उन राज्यों के भी बताएंगे जो कि शुरुआत से ही बागी रहे हैं या विद्रोही रहे हैं और उन्होंने आते आते टाइम में जब औरंगज़ेब की मौत हो गई तो फिर वो अपना एक स्वतंत्र राज्य कायम कर लिए थे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहला नाम अगर हम आता है तो इसमें सबसे पहला चीज़ बात करें तो जो सबसे पहला राज्य था वो बंगाल का राज्य है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो मुग़ल साम्राज्य में कई सारे सूबे हुआ करते थे। औरंगज़ेब के टाइम पे आते आते मुग़ल सल्तनत में कुल मिला के 22 सूबे थे। 22 सूबे थे औरंगज़ेब के टाइम पे। इसमें से कुछ सूबे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे ये हो गया बिहार सूबा, ठीक है, फिर ये हो गया बंगाल सूबा। एक्चुअली में बिहार सूबा जो है वो बंगाल में ही मर्ज हो गया था, तो ये इसमें आ गया था। फिर दूसरा है अवध सूबा और तीसरा जो सूबा था वो दक्कन का सूबा था, ये वाला एरिया। यहाँ पे बाद में हैदराबाद के निज़ाम ने एक नया राज्य स्थापित किया। अब जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि सतीश चंद्रा ने जो किताब लिखी थी पार्टीज़ एंड पॉलिटिक्स ऑफ मुग़ल इंडिया, उसमें उन्होंने बताया था कि मुग़ल दरबार में कई सारे पार्टी रहती थी जो कि जागीरें हासिल करने के लिए गुटबाजी करते रहते थे। इसमें से कुछ हिंदुस्तानी दल थे, कुछ खानज़ादा जिन्हें खानज़ादा कहते थे, कुछ अफ़गान थे, कुछ तुरानी थे, कुछ ईरानी थे। तो इसी में हमारा पहला नाम आता है कि जो बंगाल का सूबा था वो आपका बेसिकली बंगाल का सूबा जो था उसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि बंगाल का जो सूबा था वो सबसे पहले हमारा सबसे अमीर सूबा था। ठीक है, तो 1761 तक आते आते क्या होता है कि मुग़ल सत्ता जो थी वो नाम मात्र की रह गई थी और उसकी कमज़ोरी अपने चरम पर थी। 1748 में रंगीले बादशाह मोहम्मद शाह की मौत हो जाती है और तो एक्चुअली में इस कहानी की शुरुआत अगर हम देखें तो 1720 से इस कहानी की शुरुआत होती है। होता क्या है कि बंगाल को एक सूबेदार नियुक्त करते हैं मुग़ल सूबेदार मोहम्मद शाह, जिसका नाम रहता है मुर्शीद कुली खान। तो उसे जो है 1720 के आसपास इसे बंगाल का दीवान बना दिया जाता है औरंगज़ेब के द्वारा। पहले 1700 में इसे बंगाल का दीवान बनाया जाता है, फिर बाद में बहादुर शाह इसे 1710 में वहाँ का फिर से दीवान बना देता है। आते आते 1717 तक स्थिति होती है कि उसे नाजिम बंगाल का नाजिम बन जाता है मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान कौन रहता है? वो एक हिंदुस्तानी राजपूत रहता है, हिंदुस्तानी मुस्लिम रहता है जो कि किसी तरह से बंगाल को संभाल लेता है। इसकी जो रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी इसकी वजह से बंगाल जो है इतने डिक्लाइन के फेज़ में भी आके काफ़ी हद तक अपने आप को
अमीर और वेल्दी बनाए रखा था, क्योंकि ये एक पोर्ट सिटी के आसपास था। तो यहाँ पे ट्रेड एक्चुअली में होते रहते थे, तो इससे यहाँ का रेवेन्यू जनरेशन होते रहता था, और इससे कुछ हिस्सा वो दिल्ली भी भेज दिया करता था। फिर क्या होता है कि 1722 तक आते आते क्या होता है कि मुर्शीद कुली खान एक तरीके से वहाँ का सूबेदार भी बन जाता है और दीवान भी बन जाता है। तो इससे सारी चीज़ें, सारी ताकत उसके हाथों में एक तरीके से इकट्ठा होने लगती है, और वो एक तरीके से वर्चुअली ऑटोनोमस हो जाता है। वहाँ पे अब मुगलों की कोई से रह नहीं जाती है, और वो अब अपने हिसाब से वहाँ पे रूल करता है। फिर इसके बाद यही चीज़ें होती हैं। 1727 में मुर्शीद कुली खान की डेथ हो जाती है। मुर्शीद कुली खान की जब डेथ होती है तो उसके बाद उसके जो बेटे रहते हैं वो सब आते हैं, और वारिस जो भी रहते हैं वो आते रहते हैं, और वो उनको संभालते रहते हैं। हालांकि मुर्शीद कुली ने कभी भी ये अपने मुग़लों के साथ अपने रिश्तों को ख़त्म नहीं किया, और समय समय पर दिल्ली को बंगाल से जो रेवेन्यू आता था उसे भेजता रहा, लेकिन अपने डोमेन में वो एक तरीके से एक स्वतंत्र शासक के रूप में रूल करता रहा। फिर इसके बाद बंगाल पे जो है मुर्शीद कुली खान की जो बेटी थी उसका बेटा जिसका नाम था सरफराज खान, वो रूल करता है। लेकिन सरफराज खान को ही उसके पिता जो कि मुर्शीद कुली खान का दामाद था जिसका नाम था शुजाउद्दीन मोहम्मद खान, उसे हटा देता है और वो खुद बन जाता है बंगाल का नाजिम या नवाब। तो बंगाल का नवाब बनने के बाद 1727 में उसने उड़ीसा को भी अपने बंगाल में मिला लिया था, और उसकी जो पोजीशन थी ये मोहम्मद शाह ने इंडोर्स कर दी थी। ओके कर दिया था। तो इसके बाद अब कोई दिक्कत रही नहीं। 1730 तक आते आते ये हो गया था स्थिति कि बंगाल में अब यहाँ की जो सरकार थी वो एक तरीके से यहाँ के जो जितने भी डोमिनेंट फोर्सेस थे उनके साथ सहयोग कोऑपरेशन वाला सिस्टम चल रहा था। यानी कि जो भी यहाँ पे डोमिनेंट फोर्सेस थे उनके साथ कोऑपरेशन चल रहा था। और ये चीज़ यहाँ पे हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि यहाँ के जो भी मर्चेंट थे, बैंकर थे, ज़मींदार थे, उनसे एक तरीके से ख़ास तरीके से बना के चलते थे, जिससे कि जो नवाबी थी, बंगाल की नवाबी, वो एग्जिस्ट करती थी, और उसी के दम पर वहाँ पे काम चलता था। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें तब देखने को मिलता है कि जब 1739-40 में शुजाउद्दीन के बेटे सरफराज खान को हटा के अलीवर्दी खान एक नए नवाब बनता है, और इसमें उसको मदद करता है जगत सेठ, और कुछ ताकतवर ज़मींदार जो रहते हैं वो उसकी मदद कर देते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब जगत सेठ की मदद से अलीवर्दी खान बंगाल का जो नाजिम बनता है, तो इससे ये पता चलता है कि जगत सेठों का एक तरीके से बंगाल में कितना दबदबा था। ये अलीवर्दी खान का ही दौर था जिसमें कि एक तरीके से कम्प्लीटली मुग़ल से वर्चुअल ब्रेक डाउन हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे जितने भी अब अपॉइंटमेंट थे, जो इतने भी नियुक्तियाँ होती थी, वो अब मुग़ल दरबार से इसका कोई लेना देना था नहीं, और सीधे बंगाल से इसकी नियुक्ति, केंद्रीय नियुक्ति होती रहती थी। और यहाँ पे फिर आता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा जो है वो एक नए ब्लॉक के रूप में बंगाल के अधीन इमर्ज होता है, और इस तरह से यहाँ चलते रहते हैं। इसी बीच में मराठों और अफ़गानों के हमले भी यहाँ पे होते रहते हैं, और कहा जाता है कि 1751 तक आते आते बहुत बार मराठों ने यहाँ पे हमला किया था, और चौथ और सरदेश मुखी के बदले उन्होंने उड़ीसा मराठों को दे दिया था।
फिर इसके अलावा मुस्तफ़ा खान ने भी पटना पे कब्ज़ा कर लिया, और जो कि एक मुस्तफ़ा खान जो कि एक अफ़गान था, वो पटना पे कब्ज़ा कर लिया। इससे यहाँ पे इसको युद्ध करता है और इसे हरा देता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। इसी बीच में यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडर्स का भी काम चालू रहता है। अभी यूरोपियन और अंग्रेज़ क्या करते हैं यहाँ पे, उसको हम आगे आने वाले वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए हम ये समझ लेते हैं कि बंगाल में इस समय स्थिति ये हो रखी है कि 1740 से 1750 तक, 1756 तक अली वर्दी खान यहाँ पे रहता है। जब अली वर्दी खान की मौत 1756 में होती है, तो उसका जो पोता होता है, पोता नहीं कह सकते, एक तरह से नाती है, इसकी बेटी का बेटा रहता है जिसका नाम है सिराजुद्दौला, वो उसका वारिस बनता है। लेकिन इसके जो वारिस नवाबी है, इसको चैलेंज करता है, दो लोग करते हैं, शौकत जंग जो कि पूर्णिया का फौजदार है, और घसीटी बेगम जो कि अली वर्दी खान की दूसरी बेटी है। इससे क्या होता है कि बंगाल के दरबार में गुटबाजी शुरू हो जाती है, और ये बहुत ही भयानक रूप ले लेती है। इस चीज़ से निपटने के लिए जो युवा जो नवाब रहता है, वो लड़ाई लड़ता है इन दोनों से, और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं अंग्रेज़ी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इससे कि वो अपने जो बंगाल में अपनी ज़मीन की जो तलाश करते हैं, वो तलाश भी शुरू कर देते हैं इससे, और बंगाल एक तरीके से साजिशों का गढ़ बन जाता है। यहीं पे हमको देखने को मिलता है एक तरीके से प्लासी कॉन्स्पिरेसी। अब ये जो प्लासी कॉन्स्पिरेसी देखते हैं, इसको हम आगे चल के थोड़ा सा और आएंगे, हम आगे के स्टोरी में भी हम और आएंगे, इसके बारे में बात करेंगे। एक दूसरा ऑटोनोमस किंगडम हमें देखने को मिलता है जिसका नाम है हैदराबाद। इसको फाउंड किया था चिनकिलिच खान ने। हैदराबाद की इस रियासत को जो कायम किया था, उसका नाम था चिनकिलिच खान, जो कि एक तुरानी दल का सदस्य था, और 1724 में ये निजाम उल मुल्क आसफ जाह के तौर पे अपने आप को गद्दी पे बैठाता है। उत्तर की राजनीति से काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फिर ये दक्कन में आके अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लेता है। और उसके लिए यही सबसे बेहतर लगा कि यहाँ पे इसका कुछ दाल गल नहीं रही थी, इसलिए दक्कन में आके इस तरीके के अपना एक स्वतंत्र राज्य कायम करना ज़्यादा मुनाफिक था, ज़्यादा था। इसलिए इसने यहाँ के जो मुग़ल गवर्नर थे मुबारिज़ खान, इसको हटा दिया, और ये पूरी सत्ता यहाँ पे दक्कन की खुद ही संभाल लिया एक वज़ीर के तौर पे। और ये स्थिति ये 1740 तक चलती रही, लेकिन फिर ये क्या होता है कि 1740 में सेटल हो जाता है हैदराबाद में, और यहाँ पे फिर अपने वर्चुअली जो इंडिपेंडेंट तरीके से, स्वतंत्र तरीके से यहाँ पे रूल करने लगता है। इसकी मृत्यु 1748 में होती है, और 1748 में ही मोहम्मद शाह की भी मृत्यु होती है। तो मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद क्या होता है, निजाम उल मुल्क की मृत्यु के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो यहाँ की जो सियासत है, यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। यहाँ पे एक तो मराठे आ जाते हैं, मराठे उनके ऊपर लगातार हमला करने लगते हैं। उसके अलावा यहाँ पे दो लोग हैं, नासिर जंग, और जो कि बूढ़ा निजाम का बेटा था, और दूसरा उसका पोता मुजफ्फर जंग। इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, और इस युद्ध का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं फ्रांसीसी, और इसमें नाम आता है डुप्ले का। तो ये क्या करता है कि ये जो है मुजफ्फर जंग को सपोर्ट करता है, और अंग्रेज़ जो है वो नासिर जंग को सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे कार्नेटिक युद्ध की शुरुआत देखने को मिलती है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। और ये फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो आंग्ल फ्रांसीसी जो संघर्ष है उसका एक कड़ी है। फिर इसके बाद
हैदराबाद में स्थिति इससे इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है कि वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है और ये हाल 1762 तक रहता है। इसके बाद जब निज़ाम अली खान जो कि हैदराबाद को अपने कंट्रोल में लेता है, तब जाके कुछ हद तक सिचुएशन कंट्रोल में रहती है और ये अपने जो है 1803 तक रूल करता है और इससे काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी हैदराबाद में आ जाती है। हैदराबादी जो प्रशासन है वो बहुत हद तक इंडिजीनियस पावर स्ट्रक्चर जो था, यानी कि जो लोकल पावर स्ट्रक्चर था उसके साथ बरकरार रहता है और उसको अपने उसमें पेट्रोन क्लाइंट रिलेशनशिप के तहत, मरकज़ी शक्ति के तहत उसको इंक्लूड कर लेता है। इसमें इसमें कुछ ताकतवर व्यापारी आते हैं, साहूकार आते हैं और कुछ मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी भी आती है जो कि हैदराबाद की सियासत में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके अलावा हम बात करें तो एक तीसरा मुग़ल प्रोविंस जो था, जो कि स्वतंत्र राज्य के रूप में हमें सामने आते हुए दिखता है, उसका नाम था अवध। यहाँ पे क्या होता है कि सादत खान अवध का गवर्नर नियुक्त होता है 1722 में, और यहाँ के जो भी लोकल राजा और यहाँ के मुखिया थे उनको हरा के वो अपना पोजीशन यहाँ पे अकम्प्लिश करता है। तो इससे मोहम्मद शाह बहुत खुश होता है और इसे बुरहान उल मुल्क का खिताब नवाज देता है। इसके बाद क्या होता है, सादत खान दिल्ली वापस जाता है और वहाँ पे अपने जो असर है अपने असरात को बढ़ाता है और मोहम्मद शाह का एकदम, जिसे कहते हैं कि मोहम्मद शाह के जितने भी पसंदीदा लोग हैं उनसे ये झगड़ा मोल ले लेता है। इससे वहाँ की दरबारी गुटबाजी और दरबारी राजनीति से बिल्कुल मतलब फ्रस्ट्रेट होके ये अवध में आता है और इसको अपना एज अ पावर बेस क्रिएट करता है। इसके पावर बेस को इसके जो दामाद था सफदरजंग, वो फिर से रीऑर्गेनाइज करता है और जो बादशाह था उससे इसको नियुक्ति भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं अवध सूबे में भी। तो सादत खान का अंत बड़ा ख़तरनाक होता है। होता क्या है कि मीर बख्शी का जो पोस्ट है, जैसे हम इम्पीरियल ट्रेजरर या फिर हम कहते हैं शाही खजाने का संरक्षक कहते हैं, ये पोजीशन मिल जाती है निज़ाम को। ठीक है, इससे क्या होता है कि इससे सादत खान खुश नहीं रहता है, क्योंकि वैसे भी सादत खान ईरानी गुट का नेता रहता है और निज़ाम एक तुरानी दल का, तो ऐसे में इन दोनों की चलती नहीं है। तो ये क्या करता है कि ये नादिर शाह को बुलवा लेता है। नादिर शाह कहता है कि आओ भारत पे हमला करो, यहाँ पे बहुत दौलत पड़ी है। नादिर शाह भी दौलत का भूखा रहता है और हिंदुस्तान पे हमला कर देता है। लेकिन जब हिंदुस्तान पे हमला करता है तो नादिर शाह क्या कहता है कि वो यहाँ पे दो महीने रहता है और वो उससे 2 करोड़ रुपए मांग लेता है सादत खान से। लेकिन सादत खान दे नहीं पाता, सादत खान मर जाता है, क्योंकि उसके पास 2 करोड़, ये कहता है कि हमें 2 करोड़ रुपए चाहिए, 2 करोड़ नहीं दोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। सुसाइड कर लेता है, जहर खा लेता है, मर जाता है। फिर इसके बाद इसका जब दामाद रहता है वो इसके नादिर शाह के गुस्से को शांत करता है, उसे 2 करोड़ रुपए दे देता है। मोहम्मद शाह फिर बाद में इसकी पोजीशन को फिर से इसकी तायद करते हैं। लेकिन सफदरजंग के जो सामने जो सबसे बेहतरीन मौका तब आता है जब मोहम्मद शाह और निज़ाम उल मुल्क दोनों की मौत 1748 में हुई थी और वो दिल्ली का वज़ीर बन जाता है। इस समय अहमद शाह दिल्ली का बादशाह रहता है, मुग़ल बादशाह रहता है और सफदरजंग को अपना असर बढ़ाने का पूरा मौका मिल जाता है। यहाँ से वो क्या करता है कि फर्रुखाबाद से जो पठान लोग होते हैं वो एरिया इसके कब्ज़े में आ जाता है। इसके अलावा इसकी इस तरीके की चीज़ों से क्या होता है, इस तरह की हरकत से इसका मुग़ल बादशाह से बनना बंद हो जाता है, बिगड़ने लगता है। तो इससे क्या होता है कि
मुग़ल बादशाह के ख़िलाफ़ ये इसे बाहर मुग़ल बादशाह इसे अपने दरबारी से बाहर कर देते हैं 1753 में। 1754 में सफदरजंग की मौत हो जाती है और उसका जो पोता रहता है, उसका दामाद रहता है, नॉट दामाद, इसका बेटा ही रहता है, शुजा-उद-दौला, वो फिर से अवध का गवर्नर बन जाता है। और ये आलमगीर सेकंड जो कि एक कठपुतली राजा है, वो उसकी पोजीशन को कन्फर्म कर देता है, इसको मतलब कन्फर्म कर देता है। 1759 में आलमगीर सेकंड की भी डेथ हो जाती है और शाह आलम सेकंड यहाँ पे हो जाता है बादशाह, मुग़ल बादशाह, और वो शुजा को अपना वज़ीर बना लेता है, शुजा-उद-दौला को। यहाँ पे क्या होता है कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है और पानीपत के तृतीय युद्ध में जब अहमद शाह अब्दाली मराठों से जब युद्ध करता है, उन्होंने हराने की बात चलती है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा डिसाइसिव रोल प्ले करता है वो शुजा-उद-दौला ही रहता है। इसके अलावा 1764 में जो बैटल ऑफ बक्सर होता है, उसमें भी शाह आलम, मुग़ल बादशाह शाह आलम मीर कासिम के साथ मिलके ये एक तरीके से मतलब एक तरीके से कोशिश करता है कि किसी तरह से अंग्रेज़ों को रोका जा सके और अपना दबदबा बनाया जा सके। लेकिन क्या होता है कि जो बक्सर की जंग होती है उसमें अंग्रेज़ी हुकूमत जीत जाती है और ये हार जाते हैं और इस तरह से इन्हें सब्सिडियरी अलायंस साइन करनी पड़ती है। हालांकि वो बात की बात है, सब्सिडियरी अलायंस बात की बात है, लेकिन एक तरीके से एक शुरुआत हो जाती है एक अंग्रेज़ों के अधीन राज्य की। इसके अलावा इन सक्सेसर स्टेट के अलावा कुछ हमें बागी राज्य भी देखने को मिलते हैं, जैसे सिख हो गए, जाट हो गए, अफ़गान हो गए रुहेलखंड के और फर्रुखाबाद के, और सबसे महत्वपूर्ण मुग़लों के सबसे बड़े दुश्मन मराठा। इन सभी ताकतों में शायद मराठा ही वो सबसे बड़ी ताकत थी जो मुग़लों को सही मायने में रिप्लेस करके पूरे भारत में कायम हो सकती थी। और इसकी जो आइडियोलॉजी थी, इसको जो मराठा ताकत को एक साम्राज्य के तौर पे बढ़ाने का काम सबसे पहला जो काम था शिवाजी ने करते हैं। और ये क्या करते हैं कि वहाँ के जो दो सल्तनत थी, आदिल शाही बीजापुर की और कुतुब शाही गोलकुंडा की, तो उनसे इनका वो रहता है, विरोध रहता है। और उस विपरीत परिस्थिति में भी इन्होंने अपने मराठा ताकत को एक एग्जिस्टेंस के रूप में, एक ताकत के रूप में बढ़ाया रखा। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है और क्या होता है कि मुग़लों की नीतियों के कारण यहाँ पे एक तरह से अराजकता की सिचुएशन बनने लगती है। और इसी हालात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ के जो स्थानीय देशमुख और ज़मींदार होते हैं, वो कभी कभी मुग़लों के साथ मिलके और कभी कभी मराठों से हाथ मिलाते हुए उनके खिलाफ ऐसे काम करते रहते हैं, जिससे कि दक्कन में एक अराजकता की स्थिति बन जाती है। शिवाजी के दो बेटे रहते हैं, संभाजी और फिर राजा राम, जो कि मुग़लों के जो मतलब औरंगज़ेब के जो हमले हैं उनको संभालते हैं और औरंगज़ेब के जितने भी चालाकियाँ हैं उनको संभाले रखते हैं 1699 तक। फिर ताराबाई जो है वो रूल करती है 1699 से 1708 तक। यहाँ पे क्या होता है कि ये किसी तरह से शिवाजी सेकंड को यहाँ पे पुणे की गद्दी पे बैठाती है और अपना रूल करती है। लेकिन क्या होता है कि 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हो जाती है और बहादुर शाह बादशाह के तौर पे आता है, तो वो शाहू जी को रिलीज़ कर देता है मुग़ल कैद से। अब जब शाहू जी मुग़ल कैद से रिलीज़ होकर मराठा साम्राज्य में वापस आ जाते हैं, तो यहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन शुरू होती है
और इस सिविल वॉर में शाहू और ताराबाई के बीच में जो जंग होती है उसमें शाहू जीत जाते हैं और इसमें इनका साथ देता है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ जो रहता है वो एक ब्राह्मण रहता है जो कि चित्पावन ब्राह्मण रहता है। इसे पेशवा के तौर पे शाहू जी बना देते हैं इसको सपोर्ट करने में। और यहाँ से क्या होता है कि इसकी ये पोजीशन 1719 तक रहती है। 1719 में क्या करता है, 1718-19 में क्या करता है, सैयद बंधुओं को दिल्ली के जो बादशाह हैं उनको बढ़ाते रहता है, दिल्ली के बादशाह के तौर पे बनाते रहता है, घटाते रहता है। तो यही सिचुएशन चलती है। फिर 1720 में इसका बेटा रहता है जिसका नाम रहता है बाजीराव फर्स्ट। इसकी एक इम्पीरियल आइडियोलॉजी रहती है कि कटक से लेकर अटक तक पूरा मराठा साम्राज्य हम स्थापित करेंगे। अटक जो है आपका पंजाब के वेस्ट में पड़ता है और ये इंडस रिवर के किनारे है, और कटक जो है वो उड़ीसा में पड़ता है। तो इतना पूरा रीजन वो क्लेम करता है, मतलब बाजीराव अपनी आइडियोलॉजी में क्लेम करता है कि वो ऐसा बनाएगा। ये कुछ सीन रहता है 18वीं सदी में जब औरंगज़ेब की डेथ हो जाती है। कुछ ये सीन रहता है 1750 तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राजपूताना है, ये अवध है, ये रुहेलखंड है, मुग़ल यहाँ छोटे से रह गए हैं, ये बिहार बंगाल है, ये पूरा बिहार बंगाल है। इसके अलावा यहाँ पे आप निज़ाम की हुकूमत देख रहे हैं, और ये पूरा बड़ा सा जितना भी एरिया आप देख रहे हैं, ये पूरा एरिया ये मराठा एम्पायर है। और यहाँ पे मैसूर भी है, ये कर्नाटक है। तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें काफ़ी हद तक ऐसी चल रही हैं कि पूरा भारत इस समय बटा पड़ा है। लेकिन क्या होता है कि 1720 में बालाजी विश्वनाथ की मौत हो जाती है और बाजीराव अपना वो पावर संभाल लेता है, और बाजीराव ये 1740 तक रहता है जब, और 1740 तक ये बाजीराव जो है वो लगातार उत्तर भारत पे हमले शुरू कर देता है। और इसने अपने टाइम पे आते आते जो बाजीराव है वो कुछ सेनापति और कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलता है। जैसे सिंधिया रहते हैं, सिंधिया को उसने ग्वालियर का गवर्नर बना दिया था, महादजी सिंधिया जिसका नाम रहता है महादजी सिंधिया। इसके अलावा एक और रहता है, होलकर रहता है, ये ग्वालियर में बैठा था, इसे ग्वालियर में बैठा दिया गया। ये नागपुर में बैठा था, इसका नाम था मल्हार राव होलकर। बैठा था मतलब वहाँ को जीतने का काम दे दिया गया था, मल्हार राव होलकर। फिर गायकवाड़ को दिया गया था काम, गायकवाड़ दभादे। इसे सौराष्ट्र और बड़ौदा दिया गया था। बड़ौदा। इसके अलावा जो और भी बहुत सारे हैं, जैसे खुद ये बैठा था पुणे में, पेशवा खुद पुणे में बैठा था, पुणे में बैठा था। और भोसले जो थे, यहाँ पे नागपुर नहीं होगा, भोसले नागपुर में बैठे थे, और होलकर इंदौर में बैठे थे। तो इन लोगों को जीतने का, इसके अलावा पवार को भी भेजा था, पवारों को ये भेजा था धार में, यानी एमपी के क्षेत्र में। तो ये अपने इनके बाजीराव के कुछ सेनापति थे इन नामों से, जो कि बाद में मराठा कन्फेडरेसी का रूप ले लेते हैं। तो ये जब मराठा कन्फेडरेसी बाद के टाइम पे जब रहती है, तो इसके बारे में हम जब एंग्लो मराठा वॉर होगा तब उसके बारे में हम डीपली बात करेंगे।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो बाजीराव बहुत तरीके से मराठा साम्राज्य को बढ़ाने में और उसे आगे बढ़ाने में काम करते रहता है। बाजीराव की जब डेथ होती है 1740 में, तो इसका बेटा जो रहता है बालाजी बाजीराव, इसे नाना साहिब भी कहा जाता है, वो 1740 से 61 तक पुणे की पेशवाई संभालता है। नाना साहिब जो है वो शाहू जी की मृत्यु के बाद वो पेशवाई को एकदम पेशवा सत्ता का एकदम केंद्रीय शक्ति बन जाता है। इसके दौर में रघुजी भोसले जो रहता है, इसे नागपुर का काम, जो कि नागपुर का रहता है, इसे उड़ीसा को हमला करने का काम दे दिया जाता है और वहाँ से चौथर सरदेश मुखी वसूल करता है। अलीवर्दी खान के टाइम पे, जैसा कि मैंने बताया था, मराठों के हमले हो रहे थे, तो रघुजी भोसले ही थे जिन्होंने अलीवर्दी खान को सरेंडर करने पे मजबूर किया था और उड़ीसा देने का काम किया था। यहाँ से इसने 1,20,000 रुपये का चौथ इन 3 प्रोविंस से वसूल किया था। इसके अलावा बाल्के की संधि के द्वारा सलाबत जंग, जो कि नया निज़ाम था, उससे पूरा खानदेश ले लिया था। इसके अलावा अगर बात करें राजपुताने में, तो जयपुर, बूंदी, कोटा, उदयपुर और देवगढ़ का गोंड राजघराना मराठों की हमले से अछूता नहीं रहा। इसके अलावा अफ़गान भी इस बीच में आ रहे थे। अब अहमद शाह अब्दाली भी आ रहा था। तो 1752 तक आते आते अफ़गानों ने लाहौर और मुल्तान पे हमला कर दिया था, ठीक है, और उनके बीच में ये सब चीज़ें चल रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को बैकग्राउंड मानते हुए 1761 में जो होता है पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत क्या होता है कि इसमें मराठों के जो रहती है शान शौकत रहती है, उसको बड़ा धक्का लगता है और यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली जो है वो जीत जाता है। यहाँ पे इतना ज़्यादा खून बहता है इस युद्ध में कि एक तरीके से मराठे 20 साल तक अपने आप को संभाल नहीं पाते और मराठे किसी तरीके से इस टाइम पे राजनीति से गायब हो जाते हैं। इसी चीज़ का फ़ायदा अंग्रेज़ उठाते हैं और अंग्रेज़ जो मराठे एक वक्त पे मुग़ल सत्ता के सही मायने में वारिस लग रहे थे, उनकी जगह अंग्रेज़ों ने ले ली। इस बीच में बैटल ऑफ बक्सर 1764 हो जाता है, जिसमें कि अंग्रेज़ बंगाल के मीर कासिम को, अवध के शुजा-उद-दौला को और मुग़ल बादशाह शाह आलम को हरा देते हैं। फिर इस तरह से चलते रहता है। 1772 तक किसी तरीके से अपने आप को संभालते हैं। फिर रघुनाथ राव, जो कि माधव राव का चाचा था, वो मतलब माधव राव का चाचा नहीं था, माधव राव का चाचा ही था, वो साजिश करके रघुनाथ राव इसको मरवा देता है। इसके अलावा यहाँ पे अंग्रेज़ अपने, चूँकि इस टाइम तक आते आते अंग्रेज़ ताकतवर हो गए थे और उन्होंने बम्बई में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग कर ली थी। तो मराठा जो थे वो मुग़लों के अल्टरनेटिव क्यों नहीं बन सके? इसलिए नहीं बन सके क्योंकि वो कुछ वही सिचुएशन, वही उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वैसा ही था जैसा मुग़लों का था। और उस टाइम तक आते आते मुग़ल स्ट्रक्चर एक तरीके से एक बीमार शरीर जैसा हो गया था, जो कि अगर उसी शरीर को अगर फॉलो करते रहा जाए या उसी शरीर के साथ रहा जाए तो कोई भी आदमी ज़िंदा नहीं रह सकता था। इसके अलावा इनके जो कन्फेडरेसी सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड था। इससे जो था मराठा एम्पायर अपने आप को मुग़लों का वारिस नहीं बता सकता था। तीसरा सबसे बड़ा रीज़न था कि इनके जो रेवेन्यू सिस्टम था वो बहुत ही ज़्यादा फिजिबल नहीं था। लोगों से लूट मार वसूल करना और कोई प्रॉपर लैंड रेवेन्यू का ना होना, इसकी वजह से एक तरीके से फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट कर दिया था। तो इसकी वजह से उनके जो
सैनिक या फौजी अभियान होते थे उसको फंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता था, और इसमें ये लोग जो लोकल मर्चेंट्स होते थे उनसे लोन लिया करते थे, जो कि हर बार ये चुका नहीं पाते थे। तो ये सारी वजह थी जिनकी वजह से मराठा मुगलों के सही मायने में वारिस न बन सके। फिर इसी दौर में अगर हम बात करें तो पंजाब में भी एक नया सिख एम्पायर बन रहा था। यहाँ पे क्या होता है कि इसकी शुरुआत जो होती है ये मुग़ल साम्राज्य जितनी ही पुरानी है। जब गुरु नानक जिनका जन्म 1469 में होता है, वो एक शांति प्रिय और एक मानवतावादी मैसेज लेकर लोगों के बीच में जाते हैं। इस दौर में बाबर जो है मुग़ल सत्ता को हिंदुस्तान में कायम कर रहा था। अपने भक्ति और संत के ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए सिख जो है एक धर्म के रूप में डेवलप होता है, लेकिन बाद में आते आते इसके अंदर एक फौजी रूप ले लेता है। गुरु तेग बहादुर जो रहते हैं, जो कि गुरु के जो 9th लाइन के रहते हैं, वो दिल्ली में इनका हत्या कर दिया जाता है। और उसके बाद जो गुरु गोविंद सिंह जो 10वें गुरु रहते हैं, वो सिखों को एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, एक फौजी संगठन के रूप में स्थापित करते हैं और एक खालसा पंथ की स्थापना करते हैं। इससे क्या होता है कि इससे सिखों में एक भ्रातृत्व की भावना आ जाती है और ये मुगलों के खिलाफ एक तरीके से लड़ाई लड़ते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए। तो यहाँ से सिखों का एक अलग राज्य, एक अलग खालसा राज्य शुरू होता है, जो कि पंजाब में जाटों को साथ लेकर और खत्री को साथ लेकर शुरू करते हैं। फिर बाद में उनकी मृत्यु के बाद गुरु ग्रंथ साहिब उनके शिष्यों को मार्गदर्शन करते हैं और ये सब चलते रहता है। 1696 तक आते आते जो पंजाब में सिखों का एक ऑटोनोमस डोमेन क्रिएट करते हैं, और यहाँ के जो मुग़ल फौजदार होते हैं या मुग़ल गवर्नर रहते हैं पंजाब के, उनके साथ इनके हमेशा लड़ाई झगड़े रहते हैं। 1707 के बाद क्या होता है कि बहादुर शाह, जो कि गुरु गोविंद से आगरा में मिलता है, तो आनंदपुर देने का वादा करता है, लेकिन पहाड़ी राजाओं को मनाने के चक्कर में ये क्या करता है कि ये अपने डिसीजन को पोस्टपोन कर देता है। इसी बीच में 1708 में गुरु गोविंद सिंह का हत्या कर दिया जाता है किसी साजिश के तहत, और उसका जो शिष्य रहता है जिसका नाम बंदा बहादुर रहता है, वो सिखों के विद्रोह को बढ़ाते रहता है। और ये ब्यास रावी के दोआब के क्षेत्र में और रावी और सतलज के दोआब के क्षेत्र में पीजेंट रिवॉल्ट शुरू कर देता है। इस प्रोसेस में बहादुर शाह पंजाब की ओर बढ़ता है, लेकिन सिखों के बगावत को दबाने में नाकाम रहता है। फारूक सियर जब 1713 में आता है तो वो अब्दुस समद खान को लाहौर का फौजदार बनाता है और उसे एक ख़ास हुक्म देता है कि यहाँ पे जितने भी बागी हैं उनको मिटाओ। ये क्या करता है कि मुगल जो यहाँ पे जो अब्दुस समद खान है, किसी तरीके से यहाँ पे बागियों को ख़त्म करने का काम रहता है। और 1715 में आते थे अब्दुस समद खान के सामने बंदा बहादुर सरेंडर कर देता है, उसे दिल्ली ले जाया जाता है और 1716 में उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। बंदा बहादुर के मरने से ये तय नहीं हो जाता कि वहाँ पे जो सिखों का जो बगावत है वो कम हो जाएगा, लेकिन लीडरशिप की कमी ज़रूर हो गई थी। लेकिन फिर भी ये अपने बागी स्वभाव को ध्यान में रखते हुए वहाँ पे विद्रोह करते रहते हैं। और वहाँ के जो जकारिया खान था,
जो कि अब्दुस समद खान का बेटा था, उसे मुग़ल गवर्नर बना दिया जाता है और वो भी सिखों के बगावत को दबाने में नाकामयाब रहता है। इसके अलावा अहमद शाह अब्दाली भी अपने अंडर पंजाब को लेने के बाद भी इनके बगावत को दबाने में नाकामयाब रहता है। अब्दाली के 1765 से पंजाब से हटने के बाद क्या होता है कि जो सिख रहते हैं वो पंजाब में फिर से एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इस टाइम पे आते आते सिख जो है वो मिस्ल के तौर पे बंटने लगते हैं और हमें यहाँ पे 12 मिस्ल के तौर पे हमें जानने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इन 12 मिसलों के आगे की कहानी क्या है और इसके आगे का क्या होने वाला है, हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।